India's best learning app. हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 1 दैट इज़ हमारा जो रियल नंबर है हम उसको आज देख रहे हैं। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसके अंदर में, तो प्लीज़ बहुत ही बढ़िया से इसको पढ़ना। हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। नहीं, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ेंगे हम इसको। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा बीच में जब हम लोग चीज़ों को रिलेट करेंगे, प्रूफ करेंगे, आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपने खुद से जब इसको ट्राई करा होगा तो आपको समझने में परेशानी आई होगी, लेकिन जब आप अभी आप देखोगे इसको और फिर जब सॉल्व करोगे तो एक अंदर से खुशी आएगी कि हाँ आप कर पा रहे हो, है ना, आप चीज़ों को सीख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को पॉज करो, कॉपी किताब निकालो, शुरू करो फटाफट। आई होप आपने इससे पहले वाला मैंने जो आपको सजेस्ट करा था एक प्रीवियस वीडियो, जो मैं क्लास 8 में भी पढ़ाता हूँ रियल नंबर के ऊपर में, आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, नंबर में होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताने जा रहा हूँ अभी। हम लोग सीधे ही अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, थोड़े से थ्योरीज को पढ़ते हुए, देखते हुए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। रियल नंबर। बच्चों, आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक महाशय दिख रहे होंगे, इनका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है इनका? यूक्लिड। और इन्होंने ही एक डिवीज़न का लेमा हमको दिया था, जो हमको देखना है इस चैप्टर में और पढ़ना है। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करेंगे, लेकिन हमको जो चैप्टर पढ़ना है आप उसका पहले हेडिंग लगा लो जल्दी फटाफट। हेडिंग लगाइए, यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आगे चल के हम इसी को पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम के ऊपर में। अभी पहले आप हेडिंग लगाओगे वेरी फर्स्ट, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो बच्चों, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले चलिए अपने फ्लैशबैक में चलते हैं, पुराने यादों में। जी, हमने डिवीज़न पढ़ा हुआ होता है, क्लास 5 या 6 से हमको डिवीज़न पढ़ना होता है। तो आई होप आप सबों ने डिवीज़न को पढ़ा होगा। और एक बार फिर से मैं आपके पुराने यादों को ताज़ा करता हूँ डिवीज़न पढ़ा करके कि डिवीज़न होता क्या है। पढ़ते हैं हम लोग डिवीज़न। चलिए शुरू करिए फटाफट से। बिल्कुल समझो, एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ते समय आपको डिवीज़न वर्ड जब आ रहा है तो डिवीज़न क्या होता है वो आपको ज़रूरी है समझना। आप पहले से पढ़ चुके हो, हम लोग एक बार फिर से करते हैं। याद है आपको सर बोलते थे कि बच्चा तुम्हारे पास अप्रॉक्स में ऐसा अज्यूम करो कि तुम्हारे पास कोई चीज़ 18 मैंगो है। कितना मैंगो है तुम्हारे पास? 18। एंड यू हैव टू पुट दीज मैंगोज इन टू बॉक्सेस। और आपके सामने मैंने कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं। सपोज़ करो मैंने आपके सामने 4 बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं, और ईच बॉक्स का जो कैपेसिटी है वो है 5 मैंगो का। कितने मैंगो का? 5। समझ में आ रही है बात? इसमें भी 5, इसमें भी 5 आप भर सकते हो। अभी आप क्या करना शुरू करोगे, इस 18 मैंगो में से पहला 5 मैंगो इसमें भर दोगे, 1 2 3 4 और 5। सेकेंड 5 इसमें पुट करोगे, 1 2 3 4 और 5। थर्ड 5 इसमें पुट करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा करते करते आपने अभी तक टोटल 15 मैंगोज़ को इसमें डाल चुके हैं आप। अभी आपके पास कितना बच रहा है? 3। उन 3 को आप इसमें जब डालोगे तो ये आपका फुल नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट था वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हो आप। कहने का मतलब, अगर हमारे पास केवल आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कितने डब्बों को फुल करा, तो आप कहोगे सर मैंने 3 डब्बों को फुल करा, और अभी भी आपके पास शेष रिमेनिंग 3 मैंगो ऐसे बचे हुए हैं जो किसी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये 3 से बढ़ के 5 हो जाता तो अगेन ये फिर किसी एक डब्बे को फुलफिल कर पाता और हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। समझ में आ रही है बातें? इसी चीज़ को जब हम लिखेंगे एज अ फॉर्म ऑफ डिवीज़न तो हम ऐसा करेंगे। आपको ऐसा पढ़ाया गया है कि आपको 18 को डिवाइड करना है 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि ईच का कैपेसिटी क्या है? 5। अभी जब हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हम यहाँ देखेंगे कि 5 को जब हम 3 से लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये 15, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो बच्चों, कहने का मतलब ये जो 3 यहाँ पर आया जिसको हम कोसेंट बोल रहे हैं, और ये जो 3 आया जिसको हम रिमाइंडर बोल रहे हैं, तो 3 बारी तो पूरा पूरा लगा, मतलब 3 बॉक्सेस को आपने पूरा पूरा फिल करा। लेकिन उसके बाद जो है सो 3 इसमें रिमाइंडर बच चुका है, शेष बच चुका है, जिसका हमने यूज़ फुल करने में नहीं किया। अगर आपको याद होगा तो उस समय आपको पढ़ाया गया होगा कि यहाँ जो हमने लिखा है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, यहाँ जो हमने लिखा है इस 18 को, इसको आपके सर बताए होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। उसके बाद यहाँ जो 5 हम लोग लिख रहे हैं, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते थे क्या? डिवीज़र। याद है आपको? यहाँ जो 3 हमको मिलकर आया, इसको हम लोग बोलते थे क्या? कोशेंट। याद है ना?
और यहाँ लास्ट में जो रिमाइंडर हमको बच रहा है इसको हम लोग बोलते थे क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम फिर से देखने वाले हैं। एक बार फ्रेश आप फिर से इन चीज़ों को लिखिए फटाफट। यहाँ मैंने लिखा था 18 को मैंने डिवाइड करा था 5 से, यहाँ बचा था 3, 15 और ये यहाँ 3 आपका बच गया था रिमाइंडर। अगर मैं इसी चीज़ को लिखूं अपने बचपन वाले फॉर्मूला पे, जो कि मुझे सर ने बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, ध्यान से देखो अब यहाँ पर बताओ डिविडेंड क्या हो जाएगा। तो कहोगे सर यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा हमारा 18 इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग जल्दी से बताइए, डिवीज़र कितना हमारे पास 5, कोसेंट कितना आया 3 और रिमाइंडर कितना आया 3। आपको याद होगा जब आप बचपन में डिवीज़न सीख रहे थे तो सर आपको बोलते थे कि बच्चा तुम खुद से ही इसको चेक करके आओ, क्या करो खुद से ही चेक कर लो। और खुद से चेक करने के लिए तुम क्या करता था, तुम्हारे पास जो डिवीज़र होता था तुम उसको अपने कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करता था और चेक करता था कि वो डिविडेंड के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो तुम सर को बोलता था कि सर हाँ मैंने खुद से चेक कर लिया और ये मेरा सही भी है। याद है, वही चीज़ यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं अभी, मतलब कि डिविडेंड जो है वो एकदम इक्वल होना चाहिए किसके, डिवीज़र के इंटू कोसेंट के और प्लस रिमाइंडर के। कहोगे सर हाँ ये सब तो बिल्कुल याद आ रहा है, लेकिन अभी क्यों बता रहे हो। तो बच्चों अभी क्लास 10th में भी तुमको यही चीज़ पढ़ना है, बस इसको थोड़े से नए फॉर्म में पढ़ना है। समझ में आ रही है बातें। यहाँ पर तुम डिविडेंड को क्या बोलोगे, ए, डिविडेंड को क्या बोलना है ए, डिवीज़र को तुमको बोलना है बी, कोसेंट को तुमको बोलना है क्यू और रिमाइंडर को तुमको बोलना है आर। अब जो रिलेशन है वो देख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। कहने का मतलब नाउ यू गॉट अ न्यू फॉर्मूला दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रही है बात। यही ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अभी लेमा क्या होता है मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लो इसको। यही बात आपको यूक्लिड साहब ने बताया हमको सबसे पहले, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बच्चों लेमा जो होता है वो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट। कहने का मतलब इसको किसी प्रूफ का ज़रूरत नहीं होता है। समझ में आ रही है बात। जैसे देखो सन अगर मान लो आया हुआ है तो वो अपने आप में एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि सूरज उगा हुआ है, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उसको प्रूफ नहीं करना है। अब इसके हेल्प से हम चाहें तो दूसरे चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। तो लेमा क्या होता है, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से आप अदर स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हो। जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि बच्चा प्रूफ करके अभी दिन है या रात है, तो तुम कहोगे कि चूंकि अभी सन आया हुआ है दैट मीन्स कि दिन है, या फिर कहोगे कि सर अभी सन नहीं आया हुआ है और सन आता है दिन में। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि सूरज दिन में उगता है, तो ये एक लेमा है। ये क्या है, एक लेमा है। और अभी दिन है कि रात है, ये जब हमको प्रूफ करना होगा तो हम इस लेमा को यूज़ कर सकेंगे कि अभी सूरज उगा हुआ है और दैट मीन्स कि सूरज दिन में ही उगता है, इसका मतलब है कि अभी दिन है। और अभी सूरज नहीं उगा हुआ है और सूरज दिन में ही उगता है, इसका मतलब है कि अभी रात है। तो कहने का मतलब ये कि जो सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लेमा। और हम उन चीज़ों का जहाँ पर यूज़ करते हैं, उनसे जो प्रूव्ड होकर की चीज़ें बनती हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम में या फिर प्रूफ करने वाले चीज़ों में। तो ये तो हो गया लेमा। और एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है बच्चों ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे मान लो कि तुमको खाना खाना है, तुम पहले जाएगा हाथ धोएगा, फिर बर्तन निकालेगा, उसमें खाना निकालेगा, फिर खाना शुरू करेगा। तो ये जो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, इसका एक एक स्टेप कंसिक्वेंस जो होता है वो कहलाता है एल्गोरिदम। समझ में आ रही है बात। तो लेमा और एल्गोरिदम में बहुत ही छोटा सा अंतर है। लेमा सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है और उसका यूज़ करके हम लोग एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। आई होप आपको ये सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, यहाँ एक बात आपको और ज़रा सा ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो रिमाइंडर है यहाँ पर, इसके लिए कुछ कंडीशंस थे जो हम लोग बचपन में भी पढ़े थे लेकिन वहाँ पर इतना गौर नहीं किए थे। समझ में आ रही है बात। हमारा जो बच्चों रिमाइंडर होगा ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव नहीं होगा कहने का मतलब ये 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात। तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुम 3 से डिवाइड लगा रहे हो 18 को, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो या तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, सपोज 3 सॉरी यहाँ तो 18 है ना, 3 6 जा 18, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। या तो 0 बचेगा, अगर मैंने 19 ले लोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 20 लोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात। तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब क्या 0 से बड़ा भी बहुत सारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक बार करके देखते हैं। सपोज करो 3 को डिवाइड लगाया मैंने 4 से या फिर 3 से ही, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 0।
तो 0 तो आ ही गया। अब मैं 3 को डिवाइड लगा रहा हूँ 4 से, तो बताओ 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। मैंने फिर से डिवाइड लगाया 3 को 5 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2। फिर से डिवाइड लगाओ 3 को 6 से, तो अगेन देखो, अब जब तुम अगेन 3 को लगाओगे 6 से, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कि तुम जितना भी बार इसको डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। इसका मतलब अच्छा देखो, ऊपर जो हम लोग बॉक्स वाला बनाए थे उसमें भी तो वही चीज़ हो रहा था ना। अगर हमारे पास और भी लगभग, जैसे मान के चलो यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ अगर एक और कुछ हो जाता तो 2 में 1 जोड़ करके फिर से हम इसको लगा देते, सॉरी यहाँ 5 है तो 3 और अगर आ जाता तो 3 को जोड़ के यहाँ पे फिर से लगा पाते हैं हम। समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि रिमाइंडर हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा भी कुछ भी नहीं हो जाएगा, कहाँ तक होगा? अपना जो इसका खुद का b है, जो डिवीज़र है, उससे छोटा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बराबर क्यों नहीं होगा? जब तुम 3 को डिवाइड लगाओगे 15 से, तो सपोज करो तुमने लिखा कि 3 2 जा 6 या फिर 3 4 जा 12 और रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो ये गलत है। तुम एक और स्टेप आगे बढ़ जाओ, 3 5 जा 15 लेके बिल्कुल ही काट दो, तो रिमाइंडर बराबर भी नहीं होगा अपने डिवीज़र के, डिवीज़र से छोटा होगा हमेशा ही। ये बात समझ में आया? तो यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा में आप लिखिए कि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बार हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पूरा साफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि चीज़ें क्या है। चलिए, तो मैंने आपको फिर से कहा कि यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर के लिए कुछ कंडीशंस है कि आर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस इक्वल टू इट्स डिवीज़र। और यही a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, जो हम बचपन में पढ़ रहे थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ अभी नए फॉर्म में हमको दिखेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो आई होप कि आपको ये सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी और अच्छी लग रही होंगी। चलिए, तो यहाँ पर मैंने उन्हीं सारे बातों को लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब देखो बच्चों, इसके बाद जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। जो हमारा जो बेसिक लेक्चर था रियल नंबर के ऊपर में, हम लोग वहाँ पे देखे थे कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, वो नंबर सिस्टम बेसिकली 2 नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर होता है वो हम इस चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको 11th में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक लेक्चर में देख लिए होगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर यहाँ पर आइए। चलिए, अब देखिए एल्गोरिदम और लेमा क्या होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया था कि एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, लेमा किसको बोलते हैं। मैं आपको दोबारा नहीं बताने वाला ये सब। शुरू करते हैं यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर में। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वो क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। फटाफट चलो शुरू करो, लिखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। देखो बच्चों, यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा था, उसी को हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर करके एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो कहलाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एक बात हम लोग करते हैं ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिखो, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव odd integer is any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is सेम इंटीजर। बच्चों बेसिकली क्वेश्चन का पार्ट ये नहीं है, ये बस तुमको अलग से मतलब दे दिया है। यहाँ तक ही मेन क्वेश्चन है, यहाँ तक पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आधा काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? किसको किसको समझ में आ गया? देखो एक बात ध्यान से समझो,
तुमको कह रहा है ना कि तुम आज तक दुनिया में जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर से मिला है, जैसे कि 1, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, तो ये सब कहीं ना कहीं 4q+1 या फिर 4q+3 के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? 4q+1 या फिर 4q+3 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। समझ में आ रही है बात? इसी बात को आपको प्रूफ करके दिखाना है, जहाँ पर क्यों कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी बात को आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान से एक बात समझो, ध्यान से एक बात समझो। एक बात बताओ, अगर हम यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है हम उसको यूज़ करते हैं पहले, तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या कहता है? a = bq + r, जहाँ पर r हमारा क्या होना चाहिए? जहाँ पर r हमारा 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो ये यूक्लिड का डिवीजन लेमा था। अब इस केस में हमको क्या करना है, हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा तुमको सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है कि a = bq + r। हमको क्या याद था? a = bq + r। आप इसको रिलेट करो इस चीज़ से। यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है? 4q+1, फिर आपने क्या लिखा? 4q+3। ये बात समझ में आ रही है ना? अभी थोड़ी देर के लिए आप r को भूल जाओ, तो यानी bq के जगह पे आप क्या लिख रहे हो? 4q। तो q और q तो सेम है, यानी b के जगह पर आपने क्या लिया हुआ है? 4, और b किसका प्लेस होता था? डिवीज़र का। डिवीज़र के जगह पे आप क्या ले रहे हो? 4। एक बात बताओ, तुम डिवीज़र के जगह पे कुछ भी ले लोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? उससे छोटा होगा, मतलब या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ये बात आपको समझ में आ गया, हाँ ना? चलिए, तो यानी अगर मेरा कोई भी नंबर है जो a है, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं a बराबर, चूँकि हमको b = 4 लेना है, तो 4 × q, कोई भी क्वोशेंट आएगा उस हिसाब से, और प्लस रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर 0 आ सकता है। वेरी गुड। दूसरी बार, या नहीं तो 4q+1 रहेगा, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, या नहीं तो 4q+2 होगा, और या नहीं तो 4q+3 होगा। कहोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो? देखो बच्चों, हमको a तो पता नहीं है ना, तो a तो कुछ भी हो सकता है। a के जगह पे 4 हो सकता है, तो जब 4 होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। a के जगह पे 5 हो सकता है, जब 5 होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। a के जगह पे 6 हो सकता है, तब रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 हो सकता है, तब रिमाइंडर 3 बचेगा। 8 हो सकता है, वापस से रिमाइंडर 0, और फिर वही साइकिल रिपीट होने लगेगा। तो यही 4 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है अगर कहीं किसी चीज़ को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो। कहोगे सर 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 4q+1 और 4q+3, जिसको हमने कंपेयर करा a = bq + r में, तो यहाँ से हमको दिखा कि b = हमको 4 लेना चाहिए। समझ में आया? चलो बच्चों, मैंने जब ये चीज़ों को पढ़ा था अपने समय में, जब मैं 10th में था, तो उस समय जो जो समस्या मुझे हो रही थी मैं उस हिसाब से आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो सबसे पहले तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस चीज़ को क्लास 10th में चैप्टर 1 में क्यों रखा गया है। बच्चा देख के बेफालतू में इसको डर जाता है, और जो है सो क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज़ है, थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, और केवल जो है सो ABCD वगैरह वगैरह यूज़ करके इसमें चीज़ों को ये रखे हुए रहता है। तो फिर भी तो मैंने चूँकि ये चीज़ फील करा हुआ है कि बच्चों को थोड़ा सा इससे डर लगा हुआ रहता है, इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। आप एकदम बिल्कुल फोकस्ड होकर करो, स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक तरीके से आपको सारा ही चीज़ समझ में आने लगेगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? a = 4q+0, 4q+1, 4q+2, 4q+3। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे पहले मुझे पता है, और मैं उसको सॉल्व करता हुआ चलूँगा। समझ में आ रही है बात? चलो, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इस फॉर्म में लिखा। अब प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना है कि यही दोनों फॉर्म किसके हैं? तो ऑड इंटीजर्स के हैं। ध्यान से समझिए, हमको इसमें से ऑड छांटना है कि कौन कौन सा ऑड है। एक बात बताओ, सबसे पहला नंबर जो है 4q+0, क्या ये कभी ऑड हो सकता है? क्योंकि सर यहाँ क्या क्या है? 4q है और प्लस में 0 है। तो कुछ बातें तो आप फटाफट से कॉपी में नोट कर लो अभी जल्दी से, जो मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर कहीं पर कोई इवन नंबर है, अगर कहीं पर कोई इवन नंबर है जो कि ऑड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो उसको भी बना देगा इवन। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई इवन नंबर है और उसमें तुम ऑड को ऐड कर दोगे, अगर कहीं पर कोई इवन नंबर है और तुम उसमें ऑड को ऐड कर दोगे, तो वो फिर से क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इवन नंबर है, तुम उसमें इवन ऐड करोगे तो वो क्या रहेगा? इवन ही रहेगा। तो ये 3 बात आपको यहाँ पर मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से समझो, ये 4q क्या है? एक इवन नंबर है, क्योंकि इसमें 2 आ सकता है। तो इवन नंबर में 0 तो कुछ होता ही नहीं है, यानी इवन नंबर प्लस 0 ये क्या होने वाला है? इवन ही होने वाला है।
समझ में आया। दूसरी बात, यहाँ देखो इवन प्लस ऑड ये मिलके क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ इवन प्लस इवन मिलके क्या होगा, इवन होगा। और यहाँ इवन प्लस ऑड मिलके क्या होगा, ऑड होगा। तो हमने देखा कि अगर मैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के जगह पर 4q प्लस आर लिखता हूँ तो केवल तीन ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, 4 ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसमें से भी जो हमको ऑड छांटना है वो केवल और केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ एक a बराबर 4q प्लस 1 और दूसरा a बराबर 4q प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी कोई भी हमारा अगर ऑड नंबर है तो वो इसी फॉर्म में होगा, या तो 4q प्लस 1 में या तो 4q प्लस 3 में। अब कहोगे सर आप हमको दिखाइए, हम आपको ऑड नंबर देते हैं, आप इस पर बिठा के दिखाओ। तो दो फटाफट तुम कहोगे सर पहला ऑड नंबर है 1, तो देखो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 0 प्लस 1। तो देखो तो ये तो 4q प्लस 1 पे आ गया ना। तो कहोगे सर 0 क्यों लिए, क्योंकि q कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर में 0 भी आता है। कहोगे सर 2 लिख के दिखाइए, तो 2 तो ये ऑड है ही नहीं। 3 लिख के दिखाइए, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3, q के जगह पे 0। समझ में आ रहा। अब कहोगे सर 5 लिख के दिखाइए, तो 5 इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब लेकिन यहाँ पे q के जगह पे क्या लेना होगा हमको, 1। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग किसी भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ दिस। तो आई होप कि आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम लोग देखेंगे, हाँ वीडियो को पॉज करो, फटाफट से छापो। आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A हम लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 8 में आपको मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या कहोगे आप, यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या होता है। तो जो हमने बचपन में पढ़ा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, जिसमें r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और फिर b से छोटा होना चाहिए। b के इक्वल भी नहीं होगा, b से छोटा होना चाहिए, जो कि क्या होता है, सेल्फ अप्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। कहाँ पढ़ा हमने ये, क्लास 5 और 6 में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। दूसरा देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ कोसेंट एंड रिमाइंडर 32, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फाइंड द नंबर, सॉरी कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई एक नंबर है जिसको 61 से डिवाइड किया गया और 27 एज अ कोसेंट मिला और फिर नीचे 32 एज ए रिमाइंडर बचा था। तुमको याद है अभी हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें हमारा a क्या होता था, डिविडेंट होता था, b क्या होता था हमारा, ये डिवीज़र होता था, q क्या होता था, कोसेंट होता था, और r रिमाइंडर होता था। पुट करो यहाँ पर, तो दिस नंबर इज इक्वल टू b की जगह पर क्या रखोगे, यहाँ पर b, यहाँ पर q, यहाँ पर r और यहाँ पर a। तो दैट इज 61 इंटू 27 प्लस 32। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 32 जोड़ दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 डिवाइडेड, किस नंबर से 1365 को डिवाइड किया जाए ताकि कोसेंट बच जाए 31 और रिमाइंडर बच जाए 32। यहाँ क्या होता है a, यहाँ पर क्या होता है b, यहाँ पर q और यहाँ पर r। तो लिखिए फटाफट से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a की जगह पे 1365 इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ b क्या है हमारा, b हमको नहीं पता, और q क्या है, b इंटू 31 और प्लस रिमाइंडर क्या है 32। अब इस 32 को इधर लाके घटा लो, तो 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू b इंटू 31, दैट मीन्स 1333 इज इक्वल टू b इंटू 31, यानी b इज इक्वल टू हो गया 1333 अपॉन 31। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा b। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा, जो कि कह रहा है यूक्लिड यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 405। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको, चलो ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो ये हम लोगों ने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो पहले हम लोग इसके लिए थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF। हेडिंग लगाओ, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF। लगाया आपने। यहाँ भी मैं आपको अभी 10th के लेवल से पढ़ाने से पहले मैं आपको क्लास 8 में जब आप HCF पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं क्लास 8 वगैरह में भी, थोड़ा सा किसी किसी बुक में दिया हुआ है, ICSE बोर्ड में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ HCF होता क्या है। आपने दो चीज़ सुना होगा, HCF और LCM।
सबसे पहला बताइए एचसीएफ होता क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम है, बताऊंगा मैं आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, मैं आपको थ्योरी में कोई एक नंबर लेकर के उस पर सॉल्व कर करके उसी फॉर्म में आपको मैं थ्योरी समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो आपको याद रखना है कि कैसे हम लोग यूक्लिड्स के लेमा को यूज़ करके, यूक्लिड्स के एल्गोरिदम को यूज़ करके, लेमा को यूज़ करके एल्गोरिदम के फॉर्म में एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं। ध्यान से समझना। सपोज करो तुम्हारे पास कोई नंबर, 2 नंबर दिया हुआ है जिसका आपको एचसीएफ निकालना है। कितना नंबर दिया हुआ है? कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है। सपोज करिए आपको जो पहला नंबर गिवन है वो गिवन है 15। क्या गिवन है? 15। एक नंबर गिवन है 15 और एक नंबर गिवन है 100। आपको पूछा जा रहा है इसमें एचसीएफ। तो अभी तक आपके पास जो नॉलेज था थियोरेटिकल, आप कहते थे कि सर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दैट मीन्स कि 15 और 100 में सबका पहले था प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो 15 को आप कहोगे 3 इंटू 5 और 100 को आप कहोगे क्या? 2 इंटू 50। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू 5 100 हो गया। अब आप इन दिनों में देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे पहले बताओ कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो देखो यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 5, ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए। और जो सबसे बड़े कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यही जो है सो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स इज एचसीएफ इज 5। आपको मतलब समझ में आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि जो कॉमन हो, इन दोनों में ही क्या हो? कॉमन हो। समझ में आ रहा है? तो देखो कॉमन कहाँ कहाँ, यहाँ 3 तो कॉमन है ही नहीं, 2 तो कॉमन है ही नहीं। तो जो कॉमन होगा उसी में ना देखेंगे कि हाईएस्ट है कि लोएस्ट है, जो भी है। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ एक ही मिल रहा है 5 और 5 का, तो हमने उसको अलग कर लिया। और ऐसे ऐसे अगर कुछ और भी मिलते तो हम उसको भी लेते साथ में, तब निकलता हमारा एचसीएफ। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करना है। ये तो हमारा बचपन वाला तरीका था एचसीएफ निकालने का। इन्हीं चीज़ को आप डिवीज़न के फॉर्म में भी निकाल सकते थे। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा नंबर होता है हम उसको छोटे वाले नंबर से लगा लेते हैं डिवाइड। आई होप कि कुछ बच्चों ने तो ये चीज़ पढ़ाई होगा। अभी जब आप इसको डिवाइड लगाओगे तो आप इसको 6 जा लगाओगे, 15 6 जा 90, रिमाइंडर बच गया 10। अगेन हम क्या करते हैं, इस 10 को मान लेते हैं डिवीज़र और इसको मानते हैं डिविडेंड, और इसको यहाँ लिख करके अगेन फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 जा 10 और रिमाइंडर बच गया 5। ये हम तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब इस 5 को मान लेंगे डिवीज़र और 10 को मानेंगे डिविडेंड। अगेन 10 यहाँ पर लिखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको और इधर कर दूँ, दिखाई दे रहा नहीं ना? चलो ठीक है। यहाँ देखो मैंने इस 15 को 100 से जब डिवाइड लगाया तो पहले मैं 6 टाइम से लगा रहा था, तो 6 टाइम से लगाया तो यहाँ पे आया 90, बच गया 10। अब इस मैंने 15 को यहाँ उठा के रखा, 10 1 जा 10 5, और फिर 10 को यहाँ उठा के रखो तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस काम को करते रहेंगे, और जिस बारी में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसका जो डिवीज़र था उसको हम लोग बोल देंगे क्या? एचसीएफ। ठीक है ना? ये हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं, और इसी को आज थोड़े से अच्छे से मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से हम इसको लिख के पढ़ेंगे, जिसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम बोलेंगे, फाइंडिंग एचसीएफ का। हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। आपको 2 नंबर गिवन था, ये हो गया पहला मेथड प्राइम फैक्टर निकाल करके, ये हो गया दूसरा मेथड जो हम बचपन में सीखते हैं, और ये हमको क्लास 10th में जो पढ़ना है आज हम उसको देख रहे हैं। आपको एक नंबर गिवन होगा 15 और एक नंबर गिवन होगा 100। इन दोनों को आपको निकालना है एचसीएफ। ध्यान से समझना। स्टेप 1 क्या है ये? स्टेप 1, जो सबसे बड़ा नंबर होगा आप उसको मानोगे ए। दैट मीन्स कि यहाँ पर 100 को हमने क्या मान लिया? ए। और छोटे वाले नंबर को आप मानोगे बी। दैट मीन्स 15 को हमने क्या माना? बी। दूसरा स्टेप क्या होगा? यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, जो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उस लेमा को कर लेना है यूज़। चलिए करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए के जगह पर 100 बराबर बी के जगह पे 15। अब क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे हमको नहीं पता, आर के जगह पे क्या लिखेंगे हमको नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साइड में डिवीज़न करते चलेंगे। हम 100 को डिवाइड लगा लेंगे 15 से, हमको पता चलेगा कि 15 6 जा 90, रिमाइंडर में 10। दैट मीन्स कि क्यू के जगह पर क्या आ रहा है? 6 और आर के जगह पर क्या आ रहा है? 10। यहाँ पर पुट कर दूँ, क्यू के जगह पर 6 और आर के जगह पर 10।
इतना काम हो गया। अब यहाँ पर तुम चेक करोगे कि क्या हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो है, नहीं है ना। इफ़ आर नॉट इक्वल टू जीरो देन अगेन आपको जो है सो ये इस सेम प्रोसेस को एक बार, अब ये हमारा स्टेप 3 है, इस सेम प्रोसेस को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट वाले प्रोसेस में ध्यान से समझना, अब नेक्स्ट वाले प्रोसेस में यहाँ आओ डिवीजन पे क्या करते थे हम लोग, इसको ऐसे लिखते थे, 15 को उठा के यहाँ लाते थे। नेक्स्ट वाले प्रोसेस में प्रीवियस का जो बी होगा वो हमारा ए बन जाएगा। दैट मीन्स कि अब ए क्या हो गया हमारा 15, और इसका जो रिमाइंडर बच रहा था ना पहले वाले का, वो इसका b हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया। अब अगेन यूजिंग यूक्लिड्स लेमा आप लिखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर से 15 बराबर 10 इंटू क्यू के जगह पर कुछ, आर के जगह पे कुछ निकाल लो। यहाँ पर कैसे करोगे, 10 को डिवाइड लगाओगे 15 से, 10 1 जा 10, 5, दैट मीन्स कोसेंट आ रहा है 1, रिमाइंडर आ रहा है 5। यहाँ पर अगेन आप लिखोगे कि सर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस अगेन हम इसको यूक्लिड लेमा को यूज़ करेंगे, और अब की बार जो है सो हम a मान लेंगे इसके b को दैट इज़ 10 को, और b मान लेंगे इसके रिमाइंडर को दैट इज़ 5 को। और ऐसा करके एक बार अगेन हम लगाएंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा जो कि कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ऐसा करने से हमको मिल जाएगा 10 बराबर 5 इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ से अलग में सॉल्व कर लेना है इसको। अब 5 को 10 से डिवाइड लगा के 5 2 10 कट गया, मतलब क्यू 2 और आर 0, तो क्यू के जगह पे 2, आर के जगह पर 0। जिस बार आपको अब लिखोगे यहाँ पर कि सर हेयर आर इज इक्वल टू 0, चूँकि यहाँ पर आर 0 हो गया दैट मीन्स कि HCF इज इक्वल टू बी। अब इस टर्म का b क्या है 5 है, तो HCF हमारा क्या हो गया 5 हो गया। यानी कहने का मतलब दो नंबर जो गिवन थे 15 और 100, इसके HCF हम लोग क्या लिख लेंगे 5 इज इक्वल टू HCF। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा, दो नंबर जो गिवन थे हमने किसी बड़े वाले को माना a, छोटे वाले को माना b, यूक्लिड का लेमा यूज़ करा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, सो 100 इज इक्वल टू 15 इंटू, बार बार q और r निकालते गए, जब तक r 0 नहीं आया तब तक हर बार b को मान लिया a और r को मान लिया q, और इस तरीके से तब तक किया जब तक कि r हमारा 0 नहीं आ गया। जिस बार ये r 0 आ गया उसका b को हमने बोल दिया HCF, और दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स। समझ में आई बात। इन्हीं सब चीज़ों को आप फटाफट वीडियो को पॉज करके छापिए। अब हम इन चीज़ों को अपने बुक वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, और जो हमारे बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट से। चलिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ। देखो बच्चा, एक नंबर क्या दिया हुआ है 405, और एक नंबर क्या दिया हुआ है 2520। थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि ये आपसे थोड़ा सा मेहनत करवाना चाहता है, आपको डिवीजन भी आपको साथ साथ में करवाते चलेगा। तो फटाफट आप तो पहले क्या करो कि साइड में अपने डिवीजन वाले मेथड से, मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको अपने डिवीजन वाले मेथड से इसका HCF निकाल लीजिए पहले, और फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पर a और b के जगह पर चीज़ों को पुट करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से 405 से डिवाइड लगाओ 2520 को, जल्दी जल्दी करो फास्ट। हो गया, जल्दी से लिखो फटाफट। चलिए हो गया। देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, 405 को डिवाइड लगाना है 2520 से। जब आप ये काम करोगे तो सबसे पहले आप इसको लगाओगे कितना बारी में, आप इसको लगाओगे 6 टाइम में, और 6 टाइम में जब लगाओगे तो ऐसा करने से देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब 5 6 जा ऐसा कुछ। अब जब इसको घटाओगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 90। अब ये 0 नहीं है ना, तो अगेन अब 90 को फिर से 90 से डिवाइड लगा दोगे 405 को,
और ऐसा करोगे तो सेकेंड वाले टर्म में आपको इधर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, और डिवाइड लगा के आपको बचेगा रिमाइंडर 45। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन अब 45 को यहाँ लेकर आओ और 90 को यहाँ लेकर जाओ, तो 45 टू द 90, हाँ अभी रिमाइंडर 0 आ गया। ये काम आप कभी रफ में कर लिया करो पहले। अब देखो हम लोग यहाँ पर, ये आपके सॉल्यूशन में नहीं रहेगा, ये रफ में आपको हेल्प करने के लिए चीज़ें थी। सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, सॉल्व करो, लिखो फटाफट। स्टेप 1, जो हमारा बिगर नंबर है उसको हमने माना a, तो आपने a किसको माना 2520 को, और b किसको माना 405 को। ये काम हो गया, ठीक है ना। अब लगाओ यूक्लिड का लेमा, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो लिखो यहाँ पर 2520 इज इक्वल टू 405 इंटू, पहली बारे में क्यों क्या आया था 6, और रिमाइंडर क्या आया था 90, तो 6 + 90, काम खत्म। अब क्या लिखोगे कि सर हेयर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस अगेन आप अप्लाई करोगे यूक्लिड लेमा, और इस बारी a क्या यूज़ कर लोगे आप, इसका b जो कि क्या था, अब क्या आप a की जगह पे क्या रखोगे 405, और b की जगह पे इसका रिमाइंडर क्या था 90, और फिर आप अप्लाई करोगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और तब लिखोगे आपकी 405 बराबर 90 इंटू, दूसरी बारी में हम लोग कितना बार लगाए थे 4 टाइम ना, तो 90 इंटू 4, रिमाइंडर कितना बचा था 45, याद आ गया। अभी यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि अगेन लगाएंगे a बराबर, अब किसको मान लेंगे a 90 को, और b किसको मानेंगे 45 को, ठीक है। ये काम कब तक करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। अगली बारी क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, और 90 बराबर 45 इंटू 2 + 0। यहाँ पर लिखोगे कि सर हेयर r इज इक्वल टू 0, हैंस HCF इज इक्वल टू b, जो कि क्या है 45 है। तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ, और उसका HCF क्या आ जाएगा 45। समझ में आ गया। सेम वे में आप इन दोनों का निकालोगे और फिर इन दोनों का निकालोगे, जहाँ जहाँ दो दो नंबर्स दिए हुए हैं वो तो हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और सोचिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये तो ऑलरेडी होता ही है, तो हम इसमें प्रूफ क्या करके दिखाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो फटाफट, क्या कह रहा है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर इवन और ऑड। जल्दी करो। तुम इवन और ऑड कैसे जस्टिफाई करते हो किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ इवन और ऑड कैसे होता है। अगर हम उसको 2 से डिवाइड लगाते हैं और 2 से डिवाइड लगाने पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इस दैट मीन्स कि पूरा डिवाइड लग गया और वो इवन है, और अगर रिमाइंडर 1 बचा तो दैट मीन्स कि पूरा डिवाइड नहीं लगा, एक बच गया और वो हमारा ऑड है। समझ में आ रही है बात। वही काम करते हैं, हमको डिवाइड किससे करना है 2 से ना, तो हम b मान लेंगे 2 को। और यूक्लिड का लेमा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसको हम लोग बैठा लेंगे a बराबर 2q प्लस आर पे। फिर मैंने कहा था तुमको कि इसमें जो हमारा b होता है, इसमें जो हमारा r होता है वो b से छोटा होता है। दैट मीन्स कि r क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन इक्वल भी हो सकता है, लेकिन b से हमारा छोटा होगा। आप ऐसे लिखो कि r 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यानी यहाँ पर जो पॉसिबल r है वो क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और 2 नहीं। 2 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि b से छोटा होना है, बराबर नहीं होना है, तो केवल 0 और 1 हो सकता है। अब इस 0 और 1 को यहाँ पे पुट कर दो, तो एक बार आप लिखोगे a बराबर 2q प्लस 0, और दूसरी बार लिखोगे a बराबर 2q प्लस 1। बस यही 2 पॉसिबिलिटी है ना। समझ में आ रही है बात। जितने भी नंबर होंगे अगर हम उसको 2 से डिवाइड लगाते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, एक 2q प्लस 0 और एक 2q प्लस 1। ये बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब एक बात समझो आप, अगर कोई नंबर 2q प्लस 0 बन रहा है तो दैट मीन्स कि 2q हमारा क्या है, इवन है, और 0 भी क्या है, इवन है, तो इवन प्लस इवन मतलब वो नंबर क्या बनेगा, इवन बनेगा। अगर वो नंबर 2q प्लस ऑड है तो इवन प्लस ऑड क्या बनेगा, ऑड बनेगा। यानी हमने देखा कि अगर दुनिया में कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड लगाएं तो वो केवल 2 ही पॉसिबिलिटी दे सकता है, या तो वो इवन दे सकता है या तो वो ऑड दे सकता है। तो इस तरीके से हमने प्रूव करा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, या तो उसका फॉर्म 2q प्लस 0 होता है या तो उसका फॉर्म 2q प्लस 1 होता है। समझ में आ रहा है। चलिए बस इसमें एक बात याद रखना कि जैसे ही तुमको बोले कि इवन ऑड प्रूफ करने के लिए सिंपल अपने दिमाग में एक बात याद रखो, यूक्लिड का लेमा दैट इज a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस लेमा में b बराबर याद रख लो 2। जैसे ही b2 याद रख लोगे तो r बराबर 0 और 1 ऑब्वियसली हो जाएगा, और इसीलिए बी क्यू प्लस 0 बी क्यू प्लस 1 करके आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। घबराना नहीं है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता ये सब, क्योंकि ये तुम थोड़ा सा पहली बार ये सब चीज़ों को देख रहे हो तो थोड़ा सा तुमको परेशानी हो रहा होगा इसमें, लेकिन घबराना नहीं है।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो पहले फटाफट। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, स्पष्ट बोल दिया है कि ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6m+1 और 6m+3 और 6m+5। ये बात समझ में आया? ठीक है ना। देखो क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर को छुपाए रखता है। जैसे ही तुमको बोल रहा है ना ये कि 6m, तो तुमको 6 दिख गया ना, तो तुम इसको कंपेयर करोगे अपने यूक्लिड के लेमा से, जो कि होता है a बराबर BQ प्लस R से। तुमको कोई भी a पूछ रहा है और एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए जिसका फॉर्म दिया हुआ है BQ प्लस R में, जहाँ पर b की जगह पर क्या यूज़ कर लिया है, ये 6। यानी हमको पता चल गया b = 6। अगर b = 6 है तो r = क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। बस या तो 0 से बड़ा होगा या तो अपने b से छोटा होगा। तो इतना सारा पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। चलो शुरू करते हैं। एक क्या हो सकता है, a बराबर b के जगह पर क्या रखोगे, 6q प्लस r के जगह पे 0। दूसरी बार a बराबर 6q प्लस 1, या नहीं तो a बराबर 6q प्लस 2, या नहीं तो a बराबर 6q प्लस 3, या नहीं तो a बराबर 6q प्लस 4, या नहीं तो a बराबर 6q प्लस 5। देर आर सच, इतना ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना। अब इसमें से आपको ढूंढना कौन है, केवल ऑड इंटीजर को। तो ध्यान से समझो, ये क्या है, इवन प्लस इवन इवन, ये क्या है, इवन प्लस ऑड ऑड, एक मिल गया। ये क्या है, इवन प्लस इवन इवन, ये इवन प्लस ऑड ऑड, एक और मिला। ये इवन प्लस इवन इवन और ये इवन प्लस इवन, इवन प्लस ऑड ऑड। दैट मीन्स कि हमने देखा कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑड आने का, 6q प्लस 1, 6q प्लस 4, सॉरी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन केवल हमको ऑड चाहिए था। दैट मीन्स कि हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पर कि जो ऑड नंबर्स हो मिलेंगे वो केवल किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म में, या तो 6q प्लस 5 के फॉर्म में। हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। सो दैट एनी इंटीजर्स, एनी ऑड इंटीजर्स, फिर से वही बात, ऑड ढूंढना है तुमको, और 4q प्लस 1 4m कुछ भी 4m में लेना है। दैट मीन्स इसको कंपेयर करो BQ प्लस R से। तो जब इसको कंपेयर करोगे BQ प्लस R से तुमको पता चलेगा कि b = क्या यूज़ करना है, 4। जैसे ही b = 4 यूज़ करना है तो r = 0 पॉसिबल, 1 पॉसिबल, 2 पॉसिबल और 3 पॉसिबल। अब इनको अप्लाई कर लो अपने लेमा पे। दैट इज़ a बराबर BQ प्लस R के जगह पर आप लिखो a बराबर 4q प्लस 0, दूसरी बार a बराबर 4q प्लस 1, तीसरी बार a बराबर 4q प्लस 2 और चौथी बार a बराबर 4q प्लस 3। इतना सारा पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। हमको ऑड ढूंढना है। तो देखो ये रहा हमारा ऑड, ये रहा इवन नहीं चाहिए, ये रहा ऑड और ये रहा इवन नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि ऑड होने का केवल 2 पॉसिबिलिटी है, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। हो गया प्रूफ? चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। पढ़ो इसको फटाफट से। कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट nq माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। देखो डिविजिबल बाई 6 बोल रहा है ना, दैट मीन्स कि आपको b दे दिया है कितना, 6। और अगर b आपके पास मिल गया आपको 6, b बराबर अगर आपको मिला 6, तो आप जानते हो कि रिमाइंडर जो होगा वो इससे छोटा होगा। दैट मीन्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। समझ में आ रही है बातें? ये नहीं, जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिल सकता है, a बराबर b के जगह पर हम यूज़ करेंगे 6, तो आप लिख सकते हो क्या, 6q प्लस 0। एक लिख सकते हो आप 6q प्लस 1, एक लिख सकते हो 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। दीज 5 नंबर्स, दीज 6 नंबर्स आर पॉसिबल जो हमको 6 से डिविजिबल नंबर्स हैं। अब इन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, दैट इज़ nq माइनस n के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, आप पहले n को मान लो 6q और फिर देखो आप लिख के दिखाओ nq माइनस n को, और जब ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको प्रूफ करना होगा कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। दैट मीन्स कि 6 उसमें कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं। तो आप लिखोगे 6q का होल क्यूब माइनस 6q। इसको सॉल्व करोगे तो 36 इंटू 6 216q माइनस 6q। अब इन सब में से आप 6q कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आपको बच जाएगा 36q स्क्वायर माइनस 1। तो हम देख सकते हैं कि इस नंबर को हम लिख पा रहे हैं 6 इंटू क्यू इंटू 36q स्क्वायर माइनस 1 में। दैट मीन्स कि इन सब को अगर हम हटा लें तो 6 इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब है कि ये पूरे टर्म को 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा उसका एक कोफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर होता है 6q के फॉर्म में वो हमको 6 से डिविजिबल ही मिलता है, जिसमें ये उसका हो गया एक कोफिशिएंट। तो हम मान सकते हैं इसको, इस नंबर को, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 6m को, वेयर m इज इक्वल टू 36q स्क्वायर माइनस 1 और बाहर में एक q। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से हम चाहें तो चीज़ों को रिप्रेजेंट
कर सकते हैं और ये आसानी से जो है सो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये था आपका केस 1 के लिए। अभी केस 2 के लिए देखो, केस 1 में हमने क्या माना था नंबर को 6 क्यू प्लस 0। अभी आप केस 2 ले लो, तो केस 2 में नंबर हमारा क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, और 6 क्यू प्लस 1 को इस फॉर्मूला पे बिठाओ तो आप लिखोगे 6 क्यू प्लस 1 का होल क्यू माइनस 6 क्यू प्लस 1। समझ में आ रही है बात? तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ये ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कि क्या करा मैंने, ये हमारा केस 2 था, और जब ये 6 क्यू प्लस 1 हमने पुट करा था तो 6 क्यू प्लस 1 पुट कर देने से देखो इन दोनों जगह में आप 6 क्यू प्लस 1 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बच जाएगा 6 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आ गया? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करोगे तो लिख सकते हो 6 क्यू प्लस 1, और यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1 प्लस 1 एक फैक्टर, और 6 क्यू प्लस 1 माइनस 1 एक फैक्टर। अब देखो बच्चों यहाँ 3 अलग अलग फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये। जब इस फैक्टर को देखोगे तो ये फैक्टर अगेन हो गया 6 क्यू, यानी हम कह सकते हैं कि 6 इंटू क्यू ये वाला फैक्टर, और फिर 6 क्यू प्लस 1 ये वाला फैक्टर, और 6 क्यू प्लस 2 ये वाला फैक्टर। तो इसमें 6 भी तो एक है ही है, दैट मीन्स कि 6 इंटू अब m ये बन जाएगा, 6m के फॉर्म में ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। तो इसी तरीके से आप केस 3 जब देखोगे तो उस समय आपको लेना होगा n के जगह पर 6 क्यू प्लस 2 को, और जब वैसे हम लोग करेंगे रखेंगे इसको n क्यू माइनस n में पुट करेंगे तो फिर से हमारा 6 कोएफिशिएंट बन के बाहर निकल आएगा। समझ में आ रही है बात? कैसे पता चला आपको सर? तो 6 क्यू प्लस 2 का होल क्यू माइनस 6 क्यू प्लस 2, अगेन 6 क्यू प्लस 2 को कॉमन लोगे तो 6 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 क्यू प्लस माइनस 1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करोगे तो देखो ये 6 क्यू फिर से जो है सो हमको मिलते रहेगा हर बारी। तो हम कह सकते हैं कि हर ही केस में 6 एक फैक्टर है, दैट मीन्स कि 6 डिवाइड करता है इसके सारे ही केसेस को। समझ में आ रही है बातें? चलिए उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक्स वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और हमको पता है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसा होता है देखने में, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। देखो 2q हमारा क्या होता है इवन, अगर इसमें एक और जोड़ दोगे तो हो जाएगा ऑड। तो एक x है जो भी इसी फॉर्म में है, एक y है जो भी इसी फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लिखोगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पर भी हम यही लिख सकते हैं। एक को 2q ले लिया तुम, दूसरा एक डिफरेंट नंबर है ना, तो इसको 2p ले लेते हैं। 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर 2p प्लस 1, ये हमने मान लिया था पहले कि दो अलग अलग नंबर्स हैं, x और y दोनों ही ऑड हैं। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा कि 4q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q प्लस 2। अब देखो इन सभी नंबर्स में से इन तीनों में से आप 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p प्लस q, और इधर क्या बचेगा प्लस 2। तो देखो ये कोई भी नंबर है लेकिन इसके आगे में 4 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये नंबर है इवन, और 2 इसमें जुड़ रहा है, मतलब इवन प्लस इवन, यानी ओवरऑल नंबर क्या हो रहा है इवन हो रहा है। अब जब तुम 4 से डिवाइड लगाओगे तो इस टर्म में तो डिवाइड लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर तो इवन है बट इसे 4 से डिविजिबल नहीं है। आ जाओ फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूक्लिड एल्गोरिदम को फाइंड करके यूज़ करके आप फाइंड करिए कि 1190 और 1145 का एलसीएम। तो ये बड़ा है इसको मान लो a, ये छोटा है इसको मान लो b, और ऐसा करने के बाद आप लिख सकोगे कि a बराबर 1145 एंड b बराबर 1190। अब अलग में कहीं पर सॉल्व कर लो, 1145 से इसको डिवाइड लगा लो, सॉरी 1190 है ना तो उसको मानना पड़ेगा a, ये हो जाएगा हमारा b। इसको डिवाइड लगाओ 1190 से, तो 1 टाइम में लगाओगे, इस तरीके से आपको रिमाइंडर बच जाएगा कितना 1145 से डिवाइड लगा करके, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, ये 1190 है और ये 1145 है, तो 1145 और 1190, तो 1445 होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 1445 होना चाहिए, 1445, और जब 1445 हो जाएगा तो वही हमारा ए रहेगा। तो 1190 से हम डिवाइड लगाएंगे 1445 को, 1 टाइम में लगेगा 1190, रिमाइंडर बचेगा 255, और इस तरीके से अगेन ये छोटा हो गया तो फिर से हम 255 से डिवाइड लगाएंगे 1190 को, इस बार 4 टाइम लगेगा, और इस तरीके से आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिल जाएगा 85, और 85 भी चूँकि 0 नहीं है तो फिर से हम 85 को डिवाइड लगाएंगे 255 से, और इस समय 2 टाइम में लग के रिमाइंडर हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा जो है सो नहीं, 85 को डिवाइड लगाएंगे 255 से, तो इस सिचुएशन में 255 से नहीं, यहाँ हमको रिमाइंडर मिलेगा 170,
कितना मिलेगा रिमाइंडर 170, और 170 को लगाएंगे 255 से तो फिर से 1 जा लगेगा, और अब रिमाइंडर बचेगा 85, और अगेन जब 85 को सॉल्व करेंगे 170 से तो हमको लगाना पड़ेगा 2 टाइम में, और ये हो जाएगा रिमाइंडर 0, दैट मीन्स कि HCF आएगा 85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यूक्लिड लेमा को यूज़ करके तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा 85। अब इस HCF को देखो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 1190 प्लस 1415 में 1445 में। तो फिर से जब तुम इसको उल्टा, यही उल्टा प्रोसेस जब करोगे, लेमा को यूज़ करोगे, तो देखोगे कि 85 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 85 लाने के लिए हमको 1190 को -6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1445 को 5 टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस में जो नंबर आएगा और इन दोनों को करके प्लस में जो नंबर आएगा, दोनों को सॉल्व करना तो 85 ही आंसर बचेगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज पहला खत्म हो चुका है, और आप इसको बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़िया से एक बार फिर से इसको देखिए आप, बहुत ही आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, समझना होगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करना होगा, और फिर चीज़ें आसान लगने लगेंगी आपको खुद ब खुद। पहली बार आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपको इसमें डिफिकल्टी फील हो सकती है, लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। और बहुत ही डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि इसका कोई भी रोल नहीं है आपके नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है। केवल ये सब चीज़ जो आपको भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो मतलब बिल्कुल ही कभी नहीं पूछा है। केवल टिपिकल क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं जो आपको इरेशनल नंबर को प्रूफ करने होते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रूफ करिए √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, तो वो हम लोग आगे जब इस चैप्टर को खत्म करने वाले होंगे तो हम लोग बढ़िया से उसको देंगे। जो भी चीज़ बोर्ड में पूछा जाएगा उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।